हेलो गाइस। मेरा नाम नंदन है और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। गाइस, इस चैप्टर का पार्ट 1 हमने पहले ही बना के यूट्यूब पर डाल रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 2 होने वाला है और आज इस वीडियो हम देखेंगे कि अम्ल क्षारक के बीच क्या अंतर होता है, यानी अम्ल और क्षारक के बीच हम आज अंतर पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अम्ल और क्षारक के बीच अंतर। मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि जो अम्ल है वह क्या होता है, वह स्वाद में खट्टा होता है और जो क्षारक है वह कड़वा होता है। दूसरा फ़र्क क्या होता है? दूसरा फ़र्क ये होता है, जो अम्ल होता है वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, वहीं जो क्षारक होता है वह क्या करता है, वह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अम्ल जो है ये जलीय विलयन में H+ आयन देता है और जो क्षारक है वह क्या देता है, वह OH+ आयन देता है। आगे क्या दिया गया है? एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है और क्षारक में क्या बताया गया है कि जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। आगे देखिए, उसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं और सबसे पहले है हमारा प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल कौन कौन से होते हैं? वह होते हैं HCl, H2SO4, HNO3। ये तीनों क्या होता है, ये होते हैं हमारा प्रबल अम्ल अर्थात स्ट्रॉन्ग एसिड। प्रबल को हम इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग कहते हैं और अम्ल को हम एसिड बोलते हैं, यानी कि प्रबल अम्ल किसको कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड को। फिर स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होता होगा, यानी कि प्रबल क्षारक क्या होता है हमारा? प्रबल क्षारक होता है हमारा NaOH, KOH और CaOH2। ये तीन जो है ये हमारा होता है प्रबल क्षारक। गाइस देखिए, यहाँ पर हमारा एक टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ये अम्ल नहीं यहाँ पर आएगा क्षारक, ठीक है? यहाँ क्षारक लिखा हुआ है दोनों जगह, यहाँ अम्ल नहीं क्षारक आएगा। अब देखिए, जैसे प्रबल अम्ल होता है वैसे ही दुर्बल अम्ल भी होगा, यानी कि वीक वाला भी होगा। तो वीक में क्या होता है, वह होता है CH3COOH और दुर्बल क्षारक क्या होता है, वह होता है हमारा NH4OH। अब देखिए, सांद्र अम्ल क्या है? सांद्र अम्ल जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है। यानी कि सांद्र अम्ल क्या होता है? सांद्र अम्ल में जो हमारा अम्ल है वह अधिक होता है और जो जल है वह कम होता है। इसको हम कहते हैं क्या? सांद्र अम्ल। वहीं दूसरी ओर क्या दिया गया है? दूसरी ओर दिया गया है तनु अम्ल। तनु अम्ल क्या होता है? तनु अम्ल सांद्र अम्ल का बिल्कुल अपोजिट होता है, यानी कि उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है जबकि जल अधिक मात्रा में होता है। यानी कि क्या होता है कि जो हमारा अम्ल है वह कम मात्रा में होता है और जल अधिक मात्रा में होता है। इसको हम कहते हैं तनु अम्ल और इसको हम कहते हैं सांद्र अम्ल। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा लवण। लवण अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है, जैसे NH4OH। आगे देखिए, सूचक। सूचक क्या है? किसी दिए गए विलयन में अम्ल व क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है। यानी कि देखिए, जब हम लैब में टेस्ट कर रहे होते हैं कोई चीज़ अम्ल है यानी कोई चीज़ एसिड है या बेसिस, ये टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक सूचक का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, उनको हम सूंघ के या टेस्ट करके नहीं बता सकते। इसीलिए उससे पहले हम क्या कर सकते हैं, उससे पहले हम
सूचक का इस्तेमाल करके देखते हैं कि कोई पदार्थ या तत्व अम्ल है या क्षारक। तो देखिए कैसे होता है ये। देखिए सूचक के प्रकार। सूचक कितने प्रकार हैं? पहला है प्राकृतिक सूचक, दूसरा है कृत्रिम सूचक या इसी को हम कहते हैं संश्लेषित सूचक, और तीसरा क्या है? तीसरा है हमारा गंधीय सूचक। देखिए इनके नीचे इसके बारे में दिया भी गया है ये कहाँ पाया जाता है। जैसे प्राकृतिक सूचक जो है वह पौधे से पाया जाता है, ठीक है, पौधों में होते हैं। और जो कृत्रिम सूचक है वो क्या होता है? वह रासायनिक पदार्थ होता है। और जो गंधीय सूचक है, इन पदार्थ का गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है। यानी कि जो गंधीय सूचक है इसमें क्या होता है कि किसी भी चीज़ का टेस्ट बदल जाना, ठीक है, इसका टेस्ट अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है। अब देखिए सूचक क्या क्या दिया गया है हमारा। सूचक हमें दिए गए हैं पहला लिटमस पत्र और दूसरा हल्दी। प्राकृतिक सूचक बताया गया पहले लिटमस पत्र और हल्दी। इसमें क्या होता है कि जब यह लिटमस पत्र को अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो क्या करता है, ये लिटमस पत्र का रंग चेंज करके रेड कर देता है। और जब क्षारक के साथ होता है तो नीला कर देते हैं। वहीं हल्दी के साथ क्या होता है? हल्दी को जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो इसमें कोई बदलाव नहीं आता। जबकि क्षारक के साथ जब करवाया जाता है तो क्या होता है कि इसका कलर रेड हो जाते हैं। अगला देखिए क्या दिया गया है। अगला दिया गया है कृत्रिम सूचक या फिर संश्लेषित सूचक। इसमें क्या होता है? मैथिली ऑरेंज, ठीक है, एक सूचक दिया गया है मैथिली ऑरेंज। इसका क्या होता है? जब मैथिली ऑरेंज को अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो क्या होता है कि इसका कलर चेंज होकर रेड हो जाता है। वहीं जबकि क्षारक के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो क्या होता है, यह येलो कलर का हो जाता है, यानी कि पीला हो जाता है। तीसरा देखिए गंधीय सूचक। गंधीय सूचक में क्या नाम दिया गया है? यहाँ दिया गया है हमारा प्याज का रस और लौंग का तेल। प्याज का रस यानी कि तीक्ष्ण गंध होता है, ठीक है। अम्ल में क्या होता है कि प्याज के रस का तीक्ष्ण गंध होता है, हल्की सी। वहीं क्षारक में इसका कोई गंध नहीं होता। और लौंग का तेल का, उसमें क्या होता है कि समान गंध रहता है, गंध में कोई परिवर्तन नहीं होता। जबकि क्षारक के साथ क्या होता है? कोई गंध ही नहीं होता, यानी कि इसमें से स्मेल ही हट जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अम्ल व क्षार के रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं? पहला है हमारा धातु की अभिक्रिया। धातु का अभिक्रिया क्या होता है? यह दो टाइप्स होते हैं। धातु की अभिक्रिया जब अम्ल के साथ करवाई जाए, या उसके बाद दूसरा क्या है कि जब क्षारक के साथ करवाया जाए। यानी कि जब धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ करवाया जाता है, देखिए क्या होता है, हमें प्राप्त होता है अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो हमें क्या प्राप्त होता है? लवण प्लस में हाइड्रोजन। वहीं जब धातु की अभिक्रिया क्षारक के साथ करवाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होता है क्षारक की अभिक्रिया जब धातु के साथ होता है तो हमें प्राप्त होता है लवण प्लस हाइड्रोजन। एक गौर कीजिए, जब धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ या क्षारक के साथ करवाया गया तो जो हमारा उत्पाद आया वह बिल्कुल सेम आया। चलिए इसको अब हम एक समीकरण के हिसाब से समझते हैं। तो क्या दिया गया है? 2HCl प्लस जिंक। यानी जो HCl है वह मैंने पीछे बताया था आपको कि ये एक प्रबल अम्ल होता है। तो जब HCl को जिंक धातु के साथ अभिक्रिया करवाया गया तो क्या हुआ, यहाँ पे HCl ने क्या किया कि जिंक के साथ पार्टनरशिप कर ली और हाइड्रोजन को अलग कर दिया। हमें उत्पाद में क्या मिला? हमें मिला एक लवण प्लस हाइड्रोजन। वहीं जब धातु की अभिक्रिया क्षारक के साथ करवाया जाता है तो क्या होता है? तब हमें होते हैं 2NaOH प्लस Zn। मैंने आपको पीछे बताया था कि जो NaOH है वह एक क्षारक है, ठीक है। और क्षारक की अभिक्रिया जब
जिंक के साथ करवाया जाए यानी कि धातु के साथ करवाया जाता है तो क्या होता है कि Na Zn और O के साथ पार्टनरशिप कर लेता है और एक लवण बना लेता है और बच क्या जाता है, बच जाता है केवल एक हाइड्रोजन। जो हमारा उत्पाद आया Na2ZnO2, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सोडियम जिंकेट। अब देखिए नीचे एक पोप टेस्ट के बारे में बताया गया है कि हमें कैसे पता चलता है कि जब धातु अम्ल या क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो जो गैस प्राप्त होता है वो गैस हाइड्रोजन ही है। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है पोप टेस्ट यानी कि हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती को लाई जाती है तो पोप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। यानी कि क्या होता है कि जब हाइड्रोजन गैस के पास जलती हुई मोमबत्ती को लाया जाता है तो एक साउंड निकलता है, एक साउंड होता है। वह साउंड कौन सी होती है, पॉप की। ठीक है, तो इससे हमें यह पता चलता है कि जो प्रखनली में गैस भरा हुआ है वह गैस हाइड्रोजन है। चलिए आगे देखते हैं। अम्ल व क्षार के रासायनिक गुण, इसके साथ इस बार हम कराएंगे धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट अभिक्रिया के साथ। तो जब धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है कि अम्ल जब धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो हमें प्राप्त होगा लवण, एक कार्बन डाई और जल। यानी कि इक्वेशन की मदद से समझते हैं। जब HCl Na2CO3 के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है एक लवण प्लस कार्बन डाई प्लस जल। और वहीं जो धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट है वह जब अगर क्षारक के साथ हम करवाएं तो इसमें क्या होता है कि इसमें कोई अभिक्रिया ही नहीं होती। यानी जो क्षारक है वह क्षारक धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करती। तो आपने देख लिया कि जब धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें क्या उत्पाद मिलता है, हमें मिलता है लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। वहीं जब धातु बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या मिलेगा, तब हमें मिलेगा लवण, एक कार्बन डाइऑक्साइड और जल। यानी कि आप गौर करें तो दोनों की जगह जो हमारा उत्पाद है वह सेम है। अर्थात जब हम अम्ल की अभिक्रिया धातु बाइकार्बोनेट के साथ करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है एक लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में जल। चलिए आगे देखते हैं। चूने के पानी का टेस्ट, अर्थात उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। यानी कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें अगर हम चूने के पानी डाल दें तो क्या होता है, उसका कलर दूधिया हो जाता है। दूधिया मतलब वाइट कलर का दूध जैसा। अब देखिए इक्वेशन में क्या दिया गया है, CaOH, यानी कि जब चूने का पानी, ठीक है, ये चूने का पानी का फॉर्मूला है CaOH2। इसको जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। चूने के पानी को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो हमें उत्पाद के रूप में क्या मिलता है, उत्पाद के रूप में हमें कैल्शियम कार्बोनेट और जल मिलता है। वहीं अगर हम अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करने लगें तो हमें क्या मिलेगा, देखिए ये जो हमारा इक्वेशन है वह हमारा सेम नीचे आ जाएगा और हम दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं तो यानी कि प्लस में एक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवा दी। तो अब हमें क्या मिलेगा, अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट था वह एक जल के फॉर्म में भी जुड़ के एक हो गया है। यानी कि अब क्या मिलता है हमें, अब हमें एक जल में घुलनशील उत्पाद मिलते हैं। एक ऐसा उत्पाद जो कि क्या होता है,
वह जल में घुलनशील होते हैं। आगे देखिए क्या है, अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। अम्ल प्लस क्षारक जब अभिक्रिया करता है तो हमें उत्पाद के रूप में क्या देता है, हमें देता है लवण प्लस जल। ये मैंने आपको पीछे ही बताया कि जब अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करेगा तो उत्पाद में हमें क्या मिलता है, लवण और जल। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया जब अम्ल द्वारा क्षारक को प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल को प्रभाव समाप्त हो जाता है तो उदासीनी अभिक्रिया होती है। अर्थात या तो जो हमारा अम्ल है, एसिड है, वह क्षारक की पावर को ख़त्म कर दे, या फिर जो हमारा क्षारक है वह क्या कर दे, अम्ल की पावर को ख़त्म कर दे। उस स्थिति हम क्या कहते हैं कि यहाँ उदासीनीकरण अभिक्रिया हुई है। देखिए एग्जाम्पल क्या दिया गया है, NaOH। NaOH एक क्षारक है और HCl जो है हमारा वह अम्ल है। जब इन दोनों की अभिक्रिया करवाई जाएगी तो क्या होगा, हमें प्राप्त होगा NaCl प्लस H2O, यानी कि जो हमें प्राप्त हो रहा है वह एक लवण है और प्लस में जल है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ चार्ट बनाने की कोशिश किया है कि जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करता है हमें उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है वह इसमें दर्शाया गया है। देखिए सबसे पहले देखिए, जो हमारा स्ट्रॉन्ग यानी कि जो प्रबल है वह, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रॉन्ग, और जो दुर्बल है उसको हम कहते हैं वीक। अर्थात वीक यानी कमज़ोर वाला, स्ट्रॉन्ग अर्थात पावरफुल वाला। तो देखिए क्या है, हमें दिया गया है प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षारक। जब अभिकारक में प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक हो, यानी कि अम्ल ताकतवर हो और क्षारक कमज़ोर हो, तो हमें उत्पाद क्या मिलता है, हमें उत्पाद मिलता है जो लवण होता है वह अम्लीय होगा और एक जल की मात्रा मिलेगा। दूसरा, जब अम्ल कमज़ोर हो, अम्ल यानी कि वीक हो और क्षारक पावरफुल हो, तो क्या मिलेगा, तब हमें जो उत्पाद मिलेगा उसमें जो हमारा लवण होगा वह क्षारीय होगा और एक जल की मात्रा मिलेगा। वहीं जब अम्ल भी प्रबल हो और क्षारक भी प्रबल हो, यानी कि इसमें क्या हुआ कि दोनों के दोनों प्रबल है, स्ट्रॉन्ग वाला है, तो अब क्या होगा, अब जो हमारा लवण होगा वह उदासीन होगा और एक हमें जल मिलेगा। वहीं अगर अम्ल कमज़ोर हो और क्षारक भी कमज़ोर हो तो भी हमें क्या मिलेगा, हमें इसमें भी जो उत्पाद है वह बिल्कुल सेम देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ आपको ये चार्ट समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या दिया गया है, आगे दिया गया है हमें अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, किसकी, अम्ल की। देखिए क्या होता है कि जब धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें उत्पाद में क्या मिलता है, हमें उत्पाद के रूप में मिलता है लवण और जल। यानी कि जब Cu एक धातु है और O यानी कि ऑक्साइड, जब धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो क्या हुआ कि Cu देखिए क्या किया है, Cl को अपने साथ जोड़ लिया और एक हमें जल की मात्रा मिली। यानी क्या बताया था, इक्वेशन देखिए क्या बताया गया है कि जब धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें एक लवण मिलता है प्लस में एक जल मिलता है। तो देखिए हमें ऐसा कुछ मिला, यानी कि जब हमने धात्विक ऑक्साइड को अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाया तो देखिए हमें एक लवण मिला है और एक जल मिला। देखिए इसमें एक नोट क्या दिया गया है, नोट ये दिया गया है कि कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग क्या होता है, नीला हो जाता है।
यानी कि जो कॉपर क्लोराइड है, ये जो हमारा CuCl2 बना है, इसकी वजह से क्या होता है, जो विलयन है, जो मिश्रण है, इसका रंग क्या होता है, वह नीला रंग का हो जाता है। वहीं देखिए, धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होता है, क्योंकि यह अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाता है। यानी जो धात्विक ऑक्साइड है, उसकी प्रवृत्ति क्या होता है, वह क्षारीय होता है, और यह अम्ल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है, लवण और जल। मैंने आपको पीछे बताया कि अम्ल और क्षारक जब मिलता है तो क्या बनता है, हमारा जो उत्पाद बनता है वह बनता है लवण और जल। उदाहरण के लिए CuO, देखिए Cu यानी कि एक धातु है, और O अर्थात ऑक्साइड। वैसे ही Mg एक धातु है, और O लग गया तो ऑक्साइड, यानी कॉपर ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये दोनों क्या है, यह दोनों एक धात्विक ऑक्साइड है। वहीं अधात्विक ऑक्साइड की क्षारकों के साथ अभिक्रिया। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम धात्विक ऑक्साइड देख रहे थे, अब हम देखेंगे अधात्विक ऑक्साइड। यानी अधात्विक ऑक्साइड जब क्षारक के साथ यानी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है लवण प्लस जल। देखिए इक्वेशन की मदद से समझते हैं। देखिए C यानी कार्बन, कार्बन जो है वह एक अधातु है, और O लगा दिया तो अब क्या बन गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये क्या है, एक अधातु ऑक्साइड है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एक अधातु ऑक्साइड है। इसकी अभिक्रिया जब क्षारक के साथ यानी CaOH2 के साथ करवाई जाएगी, क्षार के साथ, तो क्या हमें उत्पाद मिलेगा, हमें उत्पाद में मिलेगा एक लवण जो हमारा CaCO3 है, और एक जल यानी कि जो हमारा H2O है। गाइस अभी तक हमारा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे देखते हैं। जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक, यानी जल की उपस्थिति में अम्ल H+ आयन उत्पन्न करता है। मैंने आपको पीछे बताया था ये कि जल की उपस्थिति में जो अम्ल है वो अम्ल क्या कौन सा आयन देता है, वह देता है हमें H+ यानी कि हाइड्रोजन धनात्मक आयन देता है। अब देखिए H+ आयन और H3O+ हाइड्रोजन आयन के रूप में पाए जाते हैं। जब इन दोनों की अभिक्रिया करवाई जाएगी तो हमें क्या मिलता है, देखिए H सिंगल है यहाँ पे और यहाँ पे 2 है, तो अभिक्रिया बाद क्या होगा, ये दोनों मिल जाएंगे, यानी कि 2 और 1 3 और ऑक्सीजन 1। संतुलन कैसे करते हैं ये मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में बता रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो जाकर देख लें तो आपको समझ आ जाएगा कि हम किसी भी इक्वेशन को संतुलन यानी कि इक्वल कैसे करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। HCl प्लस H2O, जब इन दोनों को अभिक्रिया करवाया जाएगा तो क्या होगा, देखिए H यहाँ पे भी सिंगल है और यहाँ पे 2 है, तो 1 और ये 2 मिलके कितना हो गया 3। O देखिए यहाँ पे एक ही है तो वही O यहाँ पे सिंपल आ गया, यानी कि O प्लस, देखिए क्या बचा हमारे पास, हमने H हटा लिया, ठीक है, H हमारा आ गया और H2O भी इधर चले गए, तो बचा क्या केवल C और L। यानी कि जब हाइड्रोजन क्लोराइड को जल के साथ अभिक्रिया करवाया गया तो हमें क्या मिला, हमें उत्पाद के रूप में मिला एक H3O प्लस कैल्शियम यानी कि Cl। वहीं दूसरा क्या बताया गया है, दूसरा बताया रहा है जल की उपस्थिति में क्षारक यानी कि OH प्लस आयन उत्पन्न करते हैं। यानी जल की उपस्थिति में अम्ल आपने देखा है क्या कर रहा था, H+ आयन उत्पन्न कर रहा था। वहीं जो क्षारक है, क्षारक क्या करेगा, क्षारक OH+ आयन उत्पन्न करेगा। देखिए कैसे, NaOH, NaOH एक क्षारक है
इसकी अभिक्रिया जब जल के साथ करवाई जाएगी तो क्या होगा, हमें मिलेगा एक Na+OH, यानी कि जो क्षारक है वह जल की उपस्थिति में अभिक्रिया करने के बाद OH आयन उत्पन्न करता है। चलिए एक इक्वेशन और देखते हैं, यानी कि जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया करवाया जाएगा तो क्या होगा, हमें प्राप्त होगा एक मैग्नीशियम प्लस OH माइनस, यानी कि जो हमारा ये माइनस है, प्लस नहीं, ये माइनस ऋणात्मक देते हैं, ठीक है। तो जब जल के उपस्थिति में क्षारक को अभिक्रिया करवाया जाता है तो आपने देखा कि हमेशा OH माइनस ही हमें प्राप्त होता है। चलिए आगे देखते हैं। गाइस इस पॉइंट को आप ध्यान से पढ़ना वरना आप कंफ्यूज हो सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं क्या है। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं, यानी कि जो सारे क्षारक हैं, क्षारक क्या है कि जल में घुलनशील नहीं होते। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं, केवल कुछ ही ऐसे क्षारक हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। ऐसे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं उसको हम क्षार कहते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं, यानी कि जितने भी क्षार हैं, ठीक है, वह क्षारक होता है, और जितने भी क्षारक है वह क्षार नहीं होते। यानी कि जो हमारा क्षार है वह क्षारक तो होता है लेकिन कभी भी क्षारक क्षार नहीं होता, वही बताया गया है। देखिए लास्ट पॉइंट एक बार और आप पढ़ लेते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि इसका कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जितने भी क्षार हैं वह क्षारक होते हैं लेकिन क्षारक क्षार नहीं होते। चलिए आगे देखते हैं। जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। देखिए क्या कह रहा है कि जो जल है हमारा, जल को कभी भी बाद में नहीं डालना चाहिए, यानी कि जल क्या हो कि पहले से ही मग में रखे हो और उसके ऊपर से हम अम्ल या क्षारक डालें। लेकिन कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी बर्तन में आपने पहले अम्ल डाल दिया और उसके बाद उसमें जल डाल रहे हैं। यह एक गलत प्रक्रिया है और इसको क्या करना होता है कि हमें लगातार हिलाते रहना होता है मिलाने के लिए, ठीक है। वरना क्या होता है कि यह अत्यधिक क्या है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, जिससे क्या होता है कि यानी कि इसकी वजह से क्या हो सकते हैं कि आप जल भी सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण असफलित होकर बाहर आ सकता है। मैंने आपको बताया था जो सांद्र अम्ल होता है उसमें क्या होता है कि अम्ल की मात्रा अधिक होती है और जल की मात्रा कम होती है। जब इस प्रक्रिया में हम अम्ल ज़्यादा रखेंगे और अम्ल पहले से ही किसी बर्तन में रखे हुए हैं और उसके बाद हम उसके ऊपर से जल डालेंगे तो क्या होगा कि यह काफ़ी ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न करेगा, यानी कि गर्मी उत्पन्न करेगी और इसके कारण क्या हो सकता है, यह असफलित हो सकता है, यानी कि हम इसमें सक्सेस नहीं होंगे, इसमें हम फेल हो जाएंगे इस मिश्रण में। और इससे हमारा नुकसान क्या होगा कि यह बाहर आ सकता है तथा जल सकते हैं, यानी कि ये एक बार अगर बाहर आ जाएगा, ये गर्म होता है तो गर्म होने के कारण क्या हो सकता है कि हम जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है, क्योंकि जो अम्ल है वह अधिक गर्म है। उसके कारण क्या हो सकता है कि जो हमारा कांच का पात्र है, यानी कि कांच का जो बर्तन है वह टूट भी सकता है और टूट के बाहर निकल जाएगा तो हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो इसीलिए जब भी अम्ल या क्षारक को हम जल में मिलाते हैं तो सही प्रक्रिया क्या होता है कि पहले हम बर्तन में जल डालें और उसके ऊपर से अम्ल डालें 2 या 3 बूंद, और साथ ही साथ इसको हिलाते रहें
ताकि बैलेंस बने रहें। अगर आप पहले ही अम्ल डाल देंगे और उसके ऊपर से जल डालने की कोशिश करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे यह अस्फलित होकर और सारे के सारे जो अम्ल है वह बाहर आ जाएंगे। और अम्ल बाहर आने से क्या होगा कि यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, तो इसमें क्या होगा कि गर्मी निकलेगी, हीटिंग निकलेगी, और उससे क्या हो सकता है, उससे हम जल भी सकते हैं। और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा यह हो सकता है कि अत्यधिक गर्मी के कारण क्या होगा कि जो हमारा कांच का बर्तन है, जो कांच के पात्र है, वह टूट सकता है और हमें नुकसान पहुंचा सकता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट्स ज़रूर करें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो को आप मिस ना करें। गाइस, यदि आपको हमारे वीडियो में दिखाए गए नोट्स की आवश्यकता है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करें और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। वहाँ पर हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे। आप किसी भी चैप्टर या फिर किसी भी वीडियो के PDF को यहाँ पे व्हाट्सएप पे आप पर्सनली मेरे से ले सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। गाइस, इस चैप्टर का पार्ट 3 भी बहुत जल्द आएगा, तो यदि आप हमारे पार्ट 3 को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में आ रहे बेल आइकन को ऑन ज़रूर करें ताकि हम जब भी इस चैप्टर का पार्ट 3 अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।